हेलो स्टूडेंट, हम 9th क्लास की जो हिस्ट्री है हम उसके विषय में बात कर रहे हैं। हमने देखा था कि किस प्रकार से जो समाजवाद है वो दुनिया के अंदर आया है, यूरोपीय देशों के अंदर, और कार्ल मार्क्स ने किस प्रकार से जो क्या है पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध किया है और समाजवादी व्यवस्था का उसने आह्वान किया या उसकी नींव रखने में मदद की। आगे हम बात करते हैं समाजवाद के लिए जो समर्थन मिला है देशों में, यूरोप में जो फैला है 1870 के दशक तक, और अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली है। द्वितीय इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संस्था का निर्माण किया गया। उसके प्रचार प्रसार के लिए इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपने जीवन और कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया। जो यूरोपीय देश रहे हैं, संकट के समय अपने सदस्यों की मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों ने कोष स्थापित किए। कोष मतलब आप समझ सकते हो किस तरह के कोषों की बात कर रहा है। जो वित्तीय संकट है, पैसे की मदद के लिए जो क्या है, इस तरह के कोष उन्होंने स्थापित किए। और काम के घंटों में कमी, जो मज़दूर हैं, क्योंकि 12, 14, 16 घंटे जो उनसे काम करवाया गया है, मताधिकार के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी SPD के साथ इन संगठनों के काफ़ी गहरे रिश्ते थे। जर्मनी के अंदर जो पार्टी है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, एक सोशल क्रिश्चियन पार्टी है, वे पार्टी की मदद भी करते थे संसदीय चुनाव में हमेशा ही। 1905 तक ब्रिटेन में समाजवादी और ट्रेड यूनियन आंदोलन ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक नई पार्टी बना ली। लेबर पार्टी 1905 में इंग्लैंड के अंदर बनी है। ट्रेड यूनियन जो आंदोलनकारी रहे हैं, लेबर पार्टी मज़दूरों की जो पार्टी है उसका निर्माण हुआ। और हाँ, एक जब भारत आज़ाद होता है तो लेबर पार्टी की सरकार थी इंग्लैंड के अंदर। फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी के नाम से भी ऐसी एक पार्टी का गठन किया गया, फ्रांस के अंदर सोशलिस्ट पार्टी। लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। हालांकि उन्होंने पार्टियां तो बनाई लेकिन सरकार का निर्माण नहीं कर पाए। वो संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे। उन्होंने कानून बनवाने में अहम भूमिका निभाई। सरकार ना बना पाए तो क्या हुआ, उनके प्रतिनिधि है वो संसद तक पहुंच पाए और कानून निर्माण में अपनी भूमिका निभा पाए। मगर सरकारों में रूढ़िवादियों, उदारवादियों, रेडिकलों का ही दबदबा बना रहा। उदारवादी यहाँ समाजवादी हैं, उनका प्रभाव देखने को नहीं मिला, क्योंकि चार विचारधाराएं हमें दिखाई दे रही है, उदारवादी, रेडिकल, रूढ़िवादी और समाजवादी लोग, तो वह यहाँ पे हैं। आगे हम इसमें बात करते हैं। रूस के अंदर क्रांति होती है, जो रूसी क्रांति के विषय में बात की गई है 1917 के अंदर। यूरोप में सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक रूस में यह समीकरण बदल जाता है, क्योंकि 1917 में अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। समाजवादी है, उन्होंने अपना नियंत्रण कर लिया सत्ता में, क्योंकि 1914 तक कहा है कोई पार्टी सत्ता में नहीं आ पाई शासन में, लेकिन 1917 में जो क्या है वो कामयाब हो जाते हैं यहाँ पे रूस में। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं से अक्टूबर क्रांति कहा गया है। अक्टूबर के अंदर ये क्रांति हुई है, इसलिए अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना इसे गया है 1917 में। एक फरवरी क्रांति, एक अक्टूबर क्रांति। ऐसा कैसे हुआ? क्रांति के समय रूस के सामाजिक और राजनीतिक हालात कैसे थे? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए यहाँ कुछ स्थितियाँ दी गई, उन पर हम बात करते हैं। रूसी साम्राज्य, हम पहले विश्व युद्ध को लेकर यहाँ चलते हैं। 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जो शासक रहे हैं, जार निकोलस द्वितीय का शासन रहा है, सेकंड का शासन रहा है, द्वितीय का शासन रहा है। यहाँ पे जैसे हमने फ्रांस में नेपोलियन की बात की थी, वैसे यहाँ जो क्या है शासक को यहाँ जार निकोलस द्वितीय यहाँ शासक रहा है। और मॉस्को के आसपास पड़ने वाले भू क्षेत्र के अलावा आज का फिनलैंड, मतलब आज जो देश अस्तित्व में है, चाहे वो फिनलैंड है, लातविया है, लिथुआनिया है, एस्टोनिया है, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के अंग थे। मतलब रूस का ये भाग थे, ये देश सारे के सारे। यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था और
आज के मध्य एशियाई राज्यों के साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान भी इसी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। रूस और ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च ने अपनी उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले जो बहुमत में थे, लेकिन इस साम्राज्य के तहत रहने वालों में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध भी शामिल थे। यहाँ ये बात कहता है। तो ये यूरोप का नक्शा दिखाया गया है रूसी साम्राज्य का, साथ में लगते हुए जो देश दर्शाए गए हैं, रोमानिया, बुल्गारिया। तो यहाँ इस तरह से जो क्या है, रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से। तो यहाँ हम आगे फिर बात करेंगे इसमें अर्थव्यवस्था और समाज के विषय में, जो रूसी अर्थव्यवस्था और समाज है उसके विषय में। उसके बाद समाजवाद का क्या प्रभाव रहा, क्योंकि रूस की क्रांति के विषय में हम बात कर रहे हैं। आगे पढ़ेंगे, तब तक धन्यवाद।